हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, ये जो है प्रोबेबिलिटी का हमारा 7th लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है और बेस थ्योरम क्या होता है उसके बारे में पढ़ाए थे, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें जो क्वेश्चन करवाए थे उतना क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, तो आगे भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं और उसी पे बेस्ड एक पूरा लेक्चर लेकर आए हैं जिसपे हमारा सिर्फ क्वेश्चन रहेगा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी का और बेस थ्योरम का। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखने से पहले ये हम लोग जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है और बेज थ्योरम क्या होता है। तो पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता था कि बहुत सारा सिनारियो दिया हुआ रहता था कि ए इवेंट हो रहा है, बी हो रहा है, सी हो रहा है। चाहे फिर आपका बैग वाला रहता था कि आपको रेड बॉल निकालना होता था, वाइट निकालना होता था और उसमें सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे सवाल पूछा जाता था, ठीक है। कि एक इवेंट ऐसे करता था, उस पर डिपेंडेंट रहता था और फाइनली पूछा जाता था कि आपको वाइट आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फिर रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता था, वो चीज़ रहता था। बेस थ्योरम में क्या होता था और उसमें हम लोग ट्री डायग्राम बनाते थे कि सारा पॉसिबिलिटी को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते थे और उसके बाद हम लोग बेस थ्योरम लगा देते थे और बिना फार्मूला से बनाते थे। उसका फार्मूला जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, वो समझाए भी थे आपको, ठीक है। उसके बाद बेस थ्योरम में क्या होता था कि बेसिकली बेस थ्योरम में एक स्टेप सिर्फ ज़्यादा होता है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी की। बेस थ्योरम में पहले ही दे दिया जाता है, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको पहले ही दे दिया गया है कि जो बॉल हम लोग का ड्रॉन हुआ था वो रेड कलर का है, तब आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो फर्स्ट बैग से हुआ या सेकंड बैग से। तो कोई भी आपका कंडीशन या फिर गिवन पहले से ही रहेगा तो वो जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा बेस थ्योरम का रहेगा। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम को पहचानने का एक छोटा सा तरीका था। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। हाँ, और ये जो भी क्वेश्चन है आपका बेसिकली पीवाईक्यू से उठाया गया है, जो आपको कभी ना कभी जेई मेन और जेई एडवांस के आपका पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको आप ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि बॉक्स कंटेन 3 कॉइन्स। एक बॉक्स है, 3 कॉइन है हमारा। 1 कॉइन इज फेयर कॉइन है, 1 इज 2 हेडेड कॉइन है, ठीक है। 2 हेडेड का मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ हेड ही है, ठीक है। एंड 1 कॉइन इज वेटेड कॉइन, ठीक है, जिसका एक दिया हुआ है यहाँ पे एक सिनारियो क्या दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ उसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 है। तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी उसमें क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि कॉइन इज सिलेक्टेड एट ए रैंडम एंड टॉस, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि एक वेटेड कॉइन किसको बोलते हैं, ठीक है ना, कि उसको थोड़ा सा टेम्पर करके बनाया गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायस्ड कॉइन बोलते हैं, ठीक है ना। कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ला सकते हैं कि एक कॉइन है जो वेटेड कॉइन है हम लोग को, कि उसमें आप अगर टॉस करते हैं तो अगर फेयर कॉइन रहता तो हेड और टेल आने का पॉसिबिलिटी क्या होता, 1/2 होता है। लेकिन यहाँ पे 1/3 है कि हेड आपका 1/3 है प्रोबेबिलिटी और टेल का क्या हो जाएगा आपका 2/3। यानी कि अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने का पॉसिबिलिटी कम है, टेल आने का ज़्यादा है। हेड आने का बेसिकली 33.33% है और टेल आने का 66.66% है बेसिकली। अब इसको हम लोग टी डायग्राम के थ्रू हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम हमारा यहाँ पे कि एक बॉक्स यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं बॉक्स है, इसमें 3 कॉइन है। एक कॉइन है हमारा C1, एक कॉइन है C2, एक कॉइन है C3। अगर आप ड्रॉ किए हैं तो या तो हमारा C1 आएगा कि C1 कॉइन आया, या फिर आप पिक किए तो या तो हमारा C2 कॉइन आएगा या फिर हमारा C3 कॉइन आएगा। और बैग में कितने कॉइन है, 3 कॉइन है। तो कोई भी आप कॉइन को पिक करते हैं तो उसको फर्स्ट कॉइन को आने का पॉसिबिलिटी क्या है, 1/3, 1/3, 1/3, तीनों के लिए होगा। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 1/3, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 1/3, ठीक है। अब ये फर्स्ट कॉइन जो था वो क्या था, हमारा फेयर कॉइन था, ठीक है। तो फेयर कॉइन में क्या होता है कि हेड आने का पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हेड आने का पॉसिबिलिटी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें हेड कब आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आएगा, तो हेड हमारा तब आएगा व्हेन C1 इज
ऑलरेडी हैपेंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा C1 हो चुका है तब हेड आया है, तब इसका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है हमारा 1/2 होगा, क्योंकि फेयर कॉइन है तो इधर हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। और जो सेकेंड वाला कॉइन था वो हमारा था डबल हेडेड कॉइन, यानी कि आप कैसे भी टॉस कीजिएगा उसमें आएगा क्या, हेड। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन C2 इज ऑलरेडी हैपेंड, तो इसका तो 100% हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और थर्ड का दिया हुआ था कि 1/3 दिया हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन C3 इज ऑलरेडी हैपेंड, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का बताना है। तो प्रोबेबिलिटी हेड कब आ सकता है कि फर्स्ट कॉइन को हम लोग एक कॉइन पिक किए, फर्स्ट आया फिर उसमें हेड आ गया हमारा, या फिर एक कॉइन पिक किए सेकंड कॉइन आया हमारा उसमें हेड आ गया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक कॉइन पिक किए थर्ड कॉइन आया हमारा और उसमें भी हमारा हेड आ गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट यानी कि C1 को सिलेक्ट किए और उसमें हमारा हेड आ गया, आइदर ए हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 हुआ मतलब दूसरे कॉइन सिलेक्ट हुआ और फिर हमारा क्या आ गया, हेड आ गया, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि थर्ड कॉइन सिलेक्ट किए और हमारा हेड आ गया, ठीक है। इसको अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को क्या लिख सकते हैं इसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 फर्स्ट इवेंट हो गया और सेकेंड इवेंट करवाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे, हेड, और यहाँ पे C1 इज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन C2 इज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन C3 इज ऑलरेडी हैपेंड। अब सबका वैल्यू रख देना है बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1/2 दिया हुआ है फर्स्ट ब्रांच वाला। सबको तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना ना कि फाइनली हेड आएगा कैसे, ठीक है। तो या तो फर्स्ट हम लोग पाथ से भी हेड आ सकता है, सेकेंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, और सबको मल्टीप्लाई ही कर देते थे और आपस में इसको क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। तो क्या होगा यहाँ पे 1/3 इंटू 1 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/3 और इंटू 1/3, ये कितना हो गया हमारा 1/6, 1/3 और 1/9। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 3, 6 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा 11/18। क्लियर। तो यही क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था आपको बेसिकली कि 3 कॉइन दिया हुआ था एक बैग में और तीनों में से सिलेक्ट करना था और फाइनल हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताना था। तो क्या हो सकता है इसमें कि फर्स्ट कॉइन को सिलेक्ट करेंगे उसमें हेड आने का पॉसिबिलिटी होगा, या फिर हो सकता है कि हम लोग सेकेंड को पिक करेंगे और उसमें हेड आएगा, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि थर्ड को हम लोग पिक किए उसमें भी हेड आ सकता है। तो यही टोटल प्रोबेबिलिटी हमारा था जिसका आंसर क्या आ गया 11/18। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा बोला जा रहा है तो देखने में लग रहा है सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन ये बेसिकली सेम क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक चेंजिंग है, ठीक है ना। कि फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी पे था, बेसिकली ये सेम क्वेश्चन इसको बेस थ्योरम का बना दिया गया, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि बॉक्स कंटेन 3 कॉइन, इसमें भी वही सब है। एक कॉइन जो है वो फेयर कॉइन है, सेकेंड जो कॉइन है वो डबल हेडेड कॉइन है, एंड थर्ड जो है हमारा वेटेड है कॉइन जिसका हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/3, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक स्टेटमेंट में थोड़ा सा क्या चेंज आ गया है कि बोला जा रहा है कि एक कॉइन इज सिलेक्टेड एट ए रैंडम एंड टॉस्ड इफ हेड अपीयर्स, पहले ही यहाँ बोला गया कि इफ हेड अपीयर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फेयर कॉइन वाज सिलेक्टेड, ठीक है ना। कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि 3 हमारा बॉक्स में 3 कॉइन है हमारा, एक फर्स्ट कॉइन हमारा C1, सेकेंड कॉइन C2 और ये C3। C1 जो है हमारा वो क्या है हमारा फेयर कॉइन है, ठीक है। C2 जो है वो हमारा डबल हेडेड कॉइन है और C3 जो है हमारा वो क्या है वेटेड कॉइन है। क्लियर है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि आइदर हम लोग सिलेक्ट करेंगे एक बैग से, तो आइदर हम लोग C1 को सिलेक्ट करेंगे या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं C2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा क्या हो सकता है C3 सिलेक्ट हो सकता है। C1 को सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3
इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ C2, इसको भी क्या लिखेंगे 1/3, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 1/3, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा आया था आउटकम वो हमारा हेड आया था, तो इसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी हम लोग ऐसे लिखेंगे, सेम क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन C1 इज ऑलरेडी हैपन, इसका ए फेयर कॉइन है तो कितना आएगा 1/2 आएगा। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन C2 इज ऑलरेडी हैपन, इसका एक डबल हेडेड है तो ये 1 आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन C3 ऑलरेडी हैपन, इसका कितना है हमारा 1/3 दिया हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ क्या पूछा जा रहा है, ये बेस थ्योरम का कि प्रोबेबिलिटी दैट इफ हेड इज अपीयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ फेयर कॉइन वाज सिलेक्टेड। फेयर कॉइन कौन है, यानी कि फर्स्ट पाथ को आपको सिलेक्ट करना है, कि ये पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 व्हेन हेड इज ऑलरेडी हैपन, ठीक है ना। तो ये पूछा जा रहा है, तो बेसिकली ये दोनों तो सेम है लेकिन सेम नहीं है। यहाँ है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन C1 इज ऑलरेडी हैपन, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 व्हेन हेड इज ऑलरेडी हैपन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो C1 है व्हेन हेड इज ऑलरेडी हैपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इंटरसेक्शन हेड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब एक प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो नीचे आ रहा है ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, और ऊपर जो होता है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड को करवाते हैं तो क्या हो जाएगा हेड व्हेन C1 इज ऑलरेडी हैपन, और नीचे हमारा टोटल आ जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे। तो टोटल तो अभी निकाले ना हम लोग, तो टोटल कितना आया था हमारा 11/18, हाँ तो उसको डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो टोटल आया था हमारा, और ऊपर क्या था हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन C1 इज ऑलरेडी हैपन, नीचे जो आया था वो टोटल आया था 11/18, ठीक है। तो ऊपर का वैल्यू रख देते हैं, ऊपर वैल्यू कितना है हमारा 1/3, और उसका कितना है हमारा 1/2, यहाँ पे आ गया 11/18, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, ठीक है। 3 कहाँ ऊपर चला जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर 3/11। तो ये जो था वो सेम क्वेश्चन था, आपको एक स्टेटमेंट थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करके आपको बेस थ्योरम का क्वेश्चन बना दिया गया था, क्लियर। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाँ ये 3rd क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें क्या बोला जा रहा है कि अ बैग कंटेन 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, एंड बैग बी कंटेन 2 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम द बैग ए, ठीक है, एंड ट्रांसफर टू द बैग बी, ठीक है। 1 बॉल इज सिलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम बैग बी एंड इट इज फाउंड टू बी वाइट, ठीक है ना। ये पहले ही बता दिया जा रहा है कि इट इज फाउंड टू बी वाइट, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर बॉल इज वाइट, हाँ ठीक है। ये भी बेसिकली इसमें सिंपल नहीं पूछा जा रहा है कि व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये पहले ही ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे बोल दिया जा रहा है कि इट इज फाउंड टू बी व्हाइट, मतलब जो हमारा सिलेक्ट हुआ था बॉल वो क्या था, व्हाइट कलर का था। तो ये जो पहले ही आपको कोई भी चीज इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है तो वो क्या होता है आपका बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी का नहीं बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, बेस थ्योरम का। तो इसको करते हैं हम लोग, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इसमें भी ट्री डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो बनाएंगे तो ए हमारा मान लेते हैं बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 है, बॉक्स ए है, बेसिकली ये ए है, बॉक्स ए है। बॉक्स ए में 3 वाइट बॉल है, 3 वाइट बॉल है और 2 हमारा ब्लैक बॉल है, ठीक है। एक बॉल जो है हम लोग पिक करते हैं बैग ए से और बैग बी में पुट करेंगे। तो पिक करेंगे तो 2 कंडीशन होगा कि इधर हमारा व्हाइट बॉल आएगा या फिर हमारा ब्लैक बॉल आएगा, और व्हाइट बॉल आएगा तो बॉक्स बी का अलग सिनारियो बन जाएगा और ब्लैक आएगा तो बी का अलग बन जाएगा। तो अगर मान लेते हैं हमारा व्हाइट आया तो इसको हम लोग बोलते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट है, और जो ब्लैक आएगा इसको कॉन्फ़िगरेशन सेकंड हम लोग नाम दे देते हैं, क्लियर। तो अच्छा व्हाइट कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट कब हो रहा है, जब हमारा बॉल जो है व्हाइट हमारा सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं व्हाइट हो रहा है, यानी कि 3/3 व्हाइट बॉल है आउट ऑफ 5 में 3/5 हो रहा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सेकंड कब हो रहा है,
कि 2 ब्लैक है आउट ऑफ 5 में, तो 2/5 हो गया। अब एक बॉल हमारा अगर वाइट आएगा तो जो बैग बी है उसमें हमारा क्या हो जाएगा, 3 वाइट हो जाएगा, 3 वाइट हो जाएगा और 2 ब्लैक रहेगा। और अगर ब्लैक आ गया तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि 2 वाइट रहेगा और 3 ब्लैक बन जाएगा हमारा। क्लियर। अब इसमें जो बोला जा रहा है कि बॉल इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम द बैग ए एंड ट्रांसफर टू द बैग बी, वन बॉल इज सिलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम बी। अब बी से एक बॉल हम लोग पिक करते हैं, पिक करेंगे यहाँ, ठीक है, और वो बॉल क्या हो रहा है, वाइट हो रहा है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल व्हेन C1 इज ऑलरेडी हैपन, तो वाइट का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा हमारा 3/5, 3 वाइट है और टोटल 5 है। और यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट व्हेन C2 इज ऑलरेडी हैपन, इसका क्या हो जाएगा हमारा 2/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला क्या जा रहा है कि जो बॉल ड्रॉ हुआ है वो हमारा वाइट कलर की है, तो उसके बाद बताना है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर बॉल इज वाइट कलर, मतलब ये फर्स्ट वाला पाथ हमको बताना है। क्लियर है। तो फर्स्ट वाला पाथ में क्या होता है कि फर्स्ट जो होता था हमारा वो था फेवरेबल केस आ जाता था, और नीचे जो आता था हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाता था। तो फेवरेबल केस क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 3/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल केस 3/5 इंटू 3/5, और नीचे टोटल में क्या आ जाएगा, एक तो ये रहेगा ही 3/5 इंटू 3/5 और प्लस सेकेंड में हो जाएगा 2/5 इंटू 2/5 आ जाएगा, यहाँ पे 2/5 और इंटू 2/5, ये पूरा 25 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बन जाएगा 3 3 जा 9 और नीचे 9 प्लस आपका 4 यानी कि 9/30, ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस जितना भी क्वेश्चन है ना वो PYQ क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है बेसिकली, लेकिन ये सब जेई मेन या जेई एडवांस का, ये शायद जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का ये नहीं है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन है आपका PYQ है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा बैग 3 बैग यहाँ पे दे दिया गया है शायद। देर आर 2 बैग्स, नहीं बैग तो 2 ही है हमारा, ठीक है। देर आर 2 बैग्स, द फर्स्ट बैग्स कंटेन 5 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, एंड द सेकेंड बैग्स कंटेन 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। 2 balls are drawn at a random from the first bag and put into the second bag without noting their color, ठीक है। Then 2 balls are drawn from the second bag. Find the probability that the balls drawn are white and black, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी तक जितना भी क्वेश्चन देख रहे थे तो हमारा क्या होता था कि 2 बैग हो रहा था हमारा, फर्स्ट बैग और हमारा सेकेंड बैग, और उसमें से एक बॉल हम लोग पिक करते थे और दूसरे बैग में रखते थे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया कि अब 2 बॉल पिक कर रहे हैं, ठीक है ना, और 2 बॉल पिक करने से थोड़ा सा पूरा सिनारियो चेंज हो गया हमारा, और ये क्वेश्चन भी अच्छा बन गया, ठीक है ना। अब बताना है, बाकी क्वेश्चन वगैरह सेम है कि दोनों बॉल पिक हुआ तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन आर, जो फाइनल आना है वो एक वाइट आना चाहिए और एक हमारा ब्लैक आना चाहिए। क्लियर है। तो इसमें भी हम लोग ट्री डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैग 1 है, फर्स्ट बैग है हमारा, फर्स्ट बैग में क्या है 5 वाइट है और 3 ब्लैक है, 5 आपका वाइट है और 3 आपका ब्लैक बॉल है, ठीक है। इसमें से 2 बॉल अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसका 3 सिनारियो बनेगा। एक सिनारियो तो ये बनेगा कि दोनों वाइट बॉल गया आपका सेकेंड बैग में, एक तो ये भी बनेगा कि एक आपका वाइट और एक ब्लैक आया होगा, और एक सिनारियो तो ये बनेगा हमारा कि एक आपका दोनों को दोनों बॉल आपका ब्लैक गया होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको कॉन्फ़िगरेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको कॉन्फ़िगरेशन थर्ड मान लेते हैं। एक मिनट, अगर इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड मान लेते हैं,
और इसको कॉन्फ़िगरेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें एक वाइट आया होगा और एक हमारा क्या आया होगा, ब्लैक आया होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन बना कि एक बॉल हमारा वाइट आया होगा और एक हमारा क्या आया होगा, नहीं दोनों को दोनों वाइट आया होगा, कि इसमें वाइट आया होगा और एक वाइट आया होगा, ठीक है। तो दोनों को दोनों वाइट आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें जो सेकेंड बैग बनेगा उस सेकेंड बैग में क्या है हमारा, कि सेकेंड बैग में 3 वाइट है और 5 क्या है आपका ब्लैक बॉल है। तो वाइट क्या हो जाएगा हमारा, 5 वाइट हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। एक वाइट और एक आपका ब्लैक आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, कि 4 हमारा वाइट हो जाएगा और 6 ब्लैक हो जाएगा। और दोनों को दोनों ब्लैक आएगा तब क्या होगा हमारा, कि अगर दोनों को दोनों ब्लैक होगा तो हमारा आएगा कि 3 वाइट बनेगा और 7 ब्लैक बनेगा, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या होगा कि फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन होने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो इस फर्स्ट बैग में से 2 बॉल आपको ड्रॉन करना है, ठीक है। तो दोनों का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट देखते हैं तो टोटल बॉल कितना है हमारा 8 है और हम लोग सिलेक्ट कितने कर रहे हैं 2, तो टोटल हमारा केस जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 8C2 और 2 वाइट निकल रहा, वाइट कितना है हमारा 5 है, तो 5C2 में 8C2 आएगा हमारा, ये हो जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन का देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कि हमारा फाइनल जो होगा वो 8C2 हो जाएगा सैंपल स्पेस, और एक एक बॉल निकाल रहे हैं तो 5 वाइट में से एक को सिलेक्ट किए इंटू 3 ब्लैक में से एक को सिलेक्ट किए। ये अगर फर्स्ट लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो उसमें बताए थे कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन पी एंड सी, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज हो रहा है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर कॉन्फ़िगरेशन थर्ड को देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कि 8C2 होगा और दोनों को दोनों हमारा ब्लैक आ गया कितने में 3, तो 3C2 में हो जाएगा, क्लियर है। और उसके बाद हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। बेसिकली इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, कि यहाँ पे टी डायग्राम में क्या था कि यहाँ पे वाइट था, सेकेंड वाला बन रहा था हमारा यहाँ पे बॉक्स 1, फिर यहाँ पे क्या बन रहा था 3 केस बन रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा था हमारा, कि अब वाइट आना चाहिए, तो वाइट आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट व्हेन कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट इज ऑलरेडी हैपेंड। इसमें क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट व्हेन कॉन्फ़िगरेशन सेकंड इज ऑलरेडी हैपेंड, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट व्हेन कॉन्फ़िगरेशन थर्ड इज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन आर वाइट एंड ब्लैक, ठीक है ना, कि एक वाइट हो और एक ब्लैक हो। तो एक वाइट और एक ब्लैक कैसे आएगा हमारा, यहाँ पे ये आ जाएगा। इसका हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 5 वाइट था और 5 ब्लैक था, तो इसमें हम लोग टोटल कितना है 10 है, तो हम लोग सैंपल स्पेस कितना हो गया 10C2, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे तो 5C1 इंटू 5C1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 10C2 हो जाएगा और इसका भी 10C2 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक वाइट हो और एक ब्लैक हो, तो इसमें क्या था 4 वाइट था और 6 ब्लैक था, तो 4 वाइट और 6 ब्लैक था, तो 4C1 एक वाइट आ गया और आपका एक ब्लैक आ गया, तो 6C1। और उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो आपका 3 वाइट और 7 ब्लैक था, 3 वाइट और 7 ब्लैक था, तो इसमें क्या लिखेंगे कि 3C1 एक हम लोग सिलेक्ट कर दिए और एक 7 से 761, ठीक है। अब पूछ इसमें क्या रहा है हमारा, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन आर ब्लैक एंड वाइट, तो वही ब्लैक एंड वाइट सब में हम लोग निकाल लिए। अब सबको ये टोटल आपका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो टोटल क्या करेंगे, सारे पाथ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके और सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो मल्टीप्लाई क्या होगा ए वाला PC1 इंटू ए वाला हो जाएगा हमारा, कि फाइनल जो प्रोबेबिलिटी जो होगा हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए PC1 और इंटू P वाइट C1 और प्लस PC2 इंटू P वाइट C2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा PC3 इंटू P वाइट अपॉन C3, और जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, बाकी प्रोसेस तो सेम ही है आपका, ठीक है।
तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5th आया। तो अब क्या करेंगे ना कि जो भी क्वेश्चन है डायरेक्ट ट्री डायग्राम बनाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लाएंगे। ये सब इतना नोटेशन पे हम लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल जा रहा है कि 2 machines A and B produce respectively 60% and 40% of a total number of items of a factory। एक फैक्ट्री है जिसमें 2 मशीन है, A है और B है। A 60% प्रोड्यूस करता है आइटम और B कितना करता है आपका 40%। उसमें बोला जा रहा है कि द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट ऑफ दीज मशीन्स आर रिस्पेक्टिवली 2% एंड 5%, ठीक है। इफ एन आइटम इज सिलेक्टेड एट ए रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम डिफेक्टिव होना चाहिए और नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए। बेसिकली ये क्या है कि एक फैक्ट्री है आपका, यहाँ पे एक फैक्ट्री है जिसमें मशीन ए है आपका, मशीन और बी है। ए जो है हमारा 60% प्रोड्यूस करता है, बी जो है हमारा 40% करता है। अब 60% में भी ये 2% क्या करता है, डिफेक्टिव होता है इसका आइटम, और इसमें 5% डिफेक्टिव होता है। यानी कि मशीन जो ए है आपका वो थोड़ा सा डिफेक्टिव आइटम्स आपको प्रोड्यूस कर देता है, और उससे भी आपका मशीन जो बी है उससे ज़्यादा गंदा है आपका, ये 2% करता है, वो 5% डिफेक्टिव आपको प्रोड्यूस कर देता है। अब इसमें भी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि अगर एक आइटम निकलेगा तो आइदर वो मशीन ए से निकलेगा या फिर आपको क्या लिखेगा, बी से भी निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे कि अगर कोई एक आइटम है तो आइदर मशीन ए से प्रोड्यूस होगा या फिर आपको बी से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मशीन ए चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है कि 60% तो वही प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए को चूज करेंगे तो ए का 60% कितना हो जाता है हमारा 3/5, ठीक है। और अगर मशीन बी को चूज करते हैं तो 40% कितना होता है आपका 2/5, क्लियर है। अब इसमें बोला जा रहा है कि 2% डिफेक्टिव आइटम निकालता है ए और ए भी आपका डिफेक्टिव निकालता है। तो हम लोग डिफेक्टिव को अगर डी से डिनोट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन, इसका 2% का मतलब 1/50। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव अगर बी मशीन से निकाल रहा है तो 5% का मतलब कितना होता है आपका 1/20 होता है। तो बोला जा रहा है कि डिफेक्टिव आइटम्स आने का प्रोबेबिलिटी बताएं। तो डिफेक्टिव कब होगा कि हमारा मशीन ए प्रोड्यूस किया और उसमें डिफेक्टिव वो निकाल दिया, या तो ए भी हो सकता है कि मशीन बी प्रोड्यूस किया और उसमें डिफेक्टिव निकल गया हमारा। तो हम लोग फाइनली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो कर देंगे तो 3/5 और इंटू 2/5 और इंटू 1/20, और जो आएगा वो आपका बेसिकली आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये टोटल, हाँ अब एक सेकेंड क्वेश्चन भी बोला जा रहा है कि नॉन डिफेक्टिव कब होगा। तो जो डिफेक्टिव में बनेगा प्रोबेबिलिटी, एक क्या है दोनों कॉम्प्लीमेंट है, उसमें 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका नॉन डिफेक्टिव के लिए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट के लिए था, और अगर इसको पीई वैल्यू मान लेते हैं तो नॉन डिफेक्टिव के लिए क्या हो जाएगा हमारा कि 1 माइनस पीई हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ही है ना कि आइदर आइटम्स क्या होगा डिफेक्टिव निकलेगा या फिर आपको नॉन डिफेक्टिव निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6, ठीक है। ये क्या है 7 आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ ठीक है। इसमें भी सेम चीज है कि इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोल्ट्स मशीन ए बी सी एंड मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द बोल्ट, हाँ ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर डिफेक्टिव बोल्ट, ठीक है। अ बोल्ट इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। हाँ यहाँ पे पहले ही दे दिया गया है बेसिकली कि जो हमारा बोल्ट है वो फाउंड टू बी डिफेक्टिव है, मतलब जो निकला है वो डिफेक्टिव है। तो पहले ही अगर स्टेटमेंट में दे दिया जाता है तो वो क्या है बेस थ्योरम का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैन्युफैक्चर बाय द मशीन बी, अगर बी से हमारा मतलब सेकेंड वाले पाथ से वो आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इसमें भी बनाते हैं हम लोग ट्री डायग्राम बनाएंगे कि अगर एक आइटम हमारा है तो आइटम है तो आइदर मशीन ए से प्रोड्यूस होगा या फिर मशीन बी से प्रोड्यूस होगा या फिर मशीन हमारा सी से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ दे देते हैं ए, यहाँ बी दे देते हैं, यहाँ सी दे देते हैं। ए कितना आपको प्रोड्यूस करता है 25%। अगर इसका प्रोबेबिलिटी देखेंगे ए को चूज करने का तो 1/4 कि कोई भी अगर आइटम प्रोड्यूस हुआ तो ए से ही प्रोड्यूस हुआ होगा, उसका क्या पॉसिबिलिटी है तो 25% है तो 1/4। 35% तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं 7/20 लिख सकते हैं, और 40% का मतलब हो जाता है 2/5 हो गया, ठीक है।
ये तो आपका चूज करने का पॉसिबिलिटी था। अब ए मशीन जो है आपका वो 5% डिफेक्टिव आउटकम दे रहा है आपका, ठीक है ना, यानी कि 5% का मतलब 1/20%, और बी जो है आपका 4% यानी कि 1/25, और सी जो है 2% यानी कि 1/50 दे रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो हमारा बोल्ट जो आया था वो डिफेक्टिव आया था, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि सेकेंड वाला मतलब जो बी आपका मशीन है उससे होने का पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, कि जो हमारा बोल्ट आया वो डिफेक्टिव आया, वो मशीन बी ही उसको प्रोड्यूस किया, उसका क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो हमारा ए जो है हमारा बेसिकली सेकेंड वाला पाथ जो होगा यहाँ पे, ये हो गया हमारा फेवरेबल केस, और टोटल जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा सैंपल स्पेस हो गया। तो फेवरेबल केस क्या हो जाएगा हमारा कि 7/20 और इंटू 1/25, और नीचे क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, यानी कि 1/4 इंटू 1/20 और प्लस 7/20 और इंटू 1/25 और प्लस 2/5 और इंटू 1/50, और जो आएगा आपको सोल्व करके वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अब आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारा 7, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक ये जेई एडवांस में 1 करेक्ट आंसर पे पूछा गया था क्वेश्चन इसमें, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि इन ए टेस्ट एंड एग्जामिन आइदर गेसेज और कॉपी और नोन द आंसर, ठीक है। एक टेस्ट होता है, उसमें एक टेस्ट देता है एक लड़का, तो वो क्या कर सकता है कि वो क्वेश्चन को आइदर वो गेस करके टिक कर सकता है, या फिर आपको देख करके टिक कर सकता है वो, या फिर वो क्या कर सकता है कि उस क्वेश्चन का आंसर उसको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैविंग द 4 चॉइसेस ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। एक क्वेश्चन है जिसमें आपका 4 चॉइस दिया हुआ रहता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, और उसमें क्या होता है कि आपका एक करेक्ट होता है आपका, और बाकी 3 जो होता है वो इनकरेक्ट होता है, ठीक है। अब वो आंसर कैसे दे सकता है, तो 3 वे से देख सकता है, कि या तो वो गेस करके दे सकता है, या तो दूसरे में से देखकर कॉपी करके दे सकता है, या उसको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स ए गेस, उसको गेस करने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन को वो गेस करके वो दे सकता है, उसका क्या है प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है ना, कि जितना क्वेश्चन है उसमें 33% वो गेस करके ही देगा, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपिंग 1/6 दिया हुआ, कि जितना भी क्वेश्चन है उसका 1/6 जो है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन वो कॉपी ही करेगा। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है वो सही है, कि द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपी इज 1/8 दिया हुआ, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर गिवन दैट ही आंसर इज करेक्ट। बेसिकली एक क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्या कर सकता है, या तो ये कॉपी कर सकता है, आपको गेस कर सकता है, या तो ये कॉपी कर सकता है, या तो क्वेश्चन को ये जानता है, नोन है, नोच, ठीक है। और गेस करने का पॉसिबिलिटी कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि वो 1/3 है, ठीक है। कॉपी करता है उसका पॉसिबिलिटी कितना दिया हुआ, 1/6 दिया हुआ, तो जानता है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको दिमाग लगा के खुद से निकालना होगा कि तीनों जो इवेंट होता है बेसिकली ये टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में सारा जो इवेंट एक साथ होता है वो क्या होता है कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होता है, यानी कि सबका सम क्या होगा, हमारा सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा, और सैंपल स्पेस के अगर इक्वल आएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए इसको 1 में से दोनों को माइनस कर देंगे, कि 1 माइनस 1/3 और माइनस 1/6 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो जानता है तो क्या करेगा, ना वो कॉपी करेगा और ना ही वो क्या करेगा, गेस करेगा। तो इसको क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम हो गया, 6 - 2 - 1 यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर इज करेक्ट इज गिवन दैट ही इज कॉपी, मतलब ये कॉपी करता है और उसको आंसर पता है, और वो आंसर क्या है हमारा, करेक्ट है।
इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/8, ठीक है ना, कि जो भी आपका आंसर वो दे रहा है वो क्या दे रहा है, करेक्ट, और इसका वैल्यू 1/8 दिया हुआ है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा कि गेस करके वो आपको आंसर दिया, वो आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, 4 ऑप्शन है और 4 में से अगर वो तुक्का मारता है गेस करके तो उसको सही होने का पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और कॉपी करके वो करेक्ट होने का पॉसिबिलिटी दिया हुआ है 1/8 दिया हुआ है, ठीक है। और वो अगर आंसर जानता है तो उसको सही देने का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ये तो 100% हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है इसमें कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर गिवन दैट हिज आंसर इज करेक्ट। हाँ ठीक है, आंसर करेक्ट होना चाहिए तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगा, और वो आंसर जानता है मतलब ये नोन है, ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा फेवरेबल केस हो जाएगा कि 1/2 और इंटू 1, और टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 इंटू 1/4 और प्लस 1/6 इंटू 1/8 और प्लस 1/2 इंटू 1, और जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका बेसिकली फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।